हाय बच्चों, वेलकम टू BR स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सब। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फ्यू का पार्ट 2। जी, पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। पहले एक बार हम पार्ट 1 रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। जी, तो पार्ट 1 में सबसे पहले हमने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं या माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि हमें अपनी आंखों से नज़र भी नहीं आते, इन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते और इन्हीं को कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। आगे देखते हैं जी, हम इनको कैसे देखते हैं। हम इनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है। माइक्रोस्कोप क्या, जिसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हमें नज़र आ जाती हैं उससे। उसके अलावा इसके 4 मेजर ग्रुप होते हैं: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। उसके अलावा वायरस भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। मीन्स ये भी इतने छोटे होते हैं कि हमें अपनी नेक्ड आई से नज़र नहीं आ सकते, पर ये इनके ग्रुप में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि ये कहीं पर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये सिर्फ किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी के जो हैं ये चारों, ये कहीं पर भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, पर जो वायरस हैं ये सिर्फ किसी होस्ट बॉडी के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। आगे देखते हैं जी। इसके अलावा हमने देखे थे इनके एग्जाम्पल्स। एल्गे के एग्जाम्पल देखे थे क्लेमाइडोमोनाज एंड स्पाइरोगाइरा। प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल देखे थे अमीबा एंड पैरामीशियम। जी, फंजाई के एग्जाम्पल देखे थे ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलिन एंड एस्परगिलस। इसके अलावा हमने देखा था वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट तक किसी भी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा था सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। सिंगल सेल्ड उनको बोलते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होती है, और मल्टी सेल्युलर जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं। ठीक है। उसके अलावा फिर हमने हमारा टॉपिक देखा था फ्रेंडली माइक्रोस्कोप, यानी ऐसे माइक्रोस्कोप जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, मीन्स हमारे फ्रेंड होते हैं। जी, इसमें हमने देखा था कि मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो कर्ड या ब्रेड बनाने में हेल्प करते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमें कर्ड बनाने में हेल्प करता है, ये देखा था हमने। जी, उसके अलावा हमने देखा था जो ईस्ट पाउडर होता है, ईस्ट पाउडर जो होता है उससे क्या होते हैं, उससे डो बनते हैं, जैसे कि मैदा का डो। इन सब फॉर एन एग्जांपल मैदा का डो होता है, भटूरे का डो होता है, जो भी हर चीज़ के जो डो होते हैं उसमें ईस्ट का पाउडर डाला जाता है। उसके अलावा ईस्ट का यूज़ एक चीज़ में और होता है, वो होता है अल्कोहल बनाने में। ईस्ट का यूज़ अल्कोहल बनाने में होता है। और शुगर से अल्कोहल बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। शुगर से अल्कोहल बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। उसके अलावा हमने देखा था मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक्स भी बनती हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर उन ऑर्गेनिज्म को, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ करते हैं, यानी कोई बीमारी पैदा करते हैं। ठीक है। आगे हमने देखा था जी वैक्सीन क्या होती है और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। जब हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कोई बीमारी पैदा करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है उसको मारने के लिए। और वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन हमारी बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करती है कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी ऐसी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी जो कि उस डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देंगी। गॉट इट। आगे देखते हैं जी। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी किस तरह से बढ़ाते हैं जी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, मींस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देते हैं। कौन से, राइजोबियम बैक्टीरिया। मींस वो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। जब सॉइल में नाइट्रोजन ज़्यादा होगी तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। उसके अलावा क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी काम आते हैं। ये भी पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है पार्ट 1 में। पार्ट 1 का लिंक आपको इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं पहले पार्ट 1 देन पार्ट 2। चलिए पढ़ते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कल हमने पढ़े थे फ्रेंडली माइक्रोस्कोप,
कल हमने पढ़े थे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हार्मफुल यानी कि नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए देखते हैं। Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. माइक्रोऑर्गेनिज्म हमें काफ़ी सारे तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमें इंसानों में, प्लांट्स में और एनिमल्स में डिजीज़ यानी कि बीमारी पैदा करते हैं। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डिजीज़ यानी कि बीमारी पैदा करते हैं। ठीक है, उसके अलावा सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। यस, बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोजेंस। ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में या प्लांट्स में बीमारी पैदा करते हैं उनको एक नया नाम दे दिया गया है जो है पैथोजेंस। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारा खाना, हमारे कपड़े और लेदर वगैरह ख़राब कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। चलिए पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में, यानी नुकसानदायक एक्टिविटीज़ के बारे में, क्या क्या नुकसान करते हैं हमारा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कौन कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जी। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पैथोजन। ठीक है, पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। पैथोजेंस यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ पैदा करते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? एयर में से आ जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो एयर की वजह से, एयर की हेल्प से आ जाते हैं। वाटर वी ड्रिंक, हम पानी पीते हैं उसमें से आ जाते हैं। और द फूड वी ईट, और जो हम खाना खाते हैं उसमें से आ जाते हैं। दे कैन ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। और मान लीजिए किसी दूसरे पर्सन को उस किसी पैथोजन से डिजीज़ हुई है, अगर हम उसके कांटेक्ट में जाएंगे यानी हम उसके पास जाएंगे तो वो डिजीज़ उससे हमको ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, और कैरिड बाय एनिमल, और या फिर एनिमल के द्वारा कैरी किए जाते हैं क्या चीज़? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे देखते हैं। माइक्रोबियल डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज। जी, ऐसी माइक्रोबियल डिजीज़ यानी ऐसे डिजीज़ जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन यानी कि एक बीमार पर्सन से एक हेल्दी जो पर्सन बीमार नहीं है उसमें को ट्रांसफ़र हो जाती हैं, उन डिजीज़ को कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में को ट्रांसफ़र हो जाती हैं थ्रू एयर, वाटर, फूड या फिर फिजिकल कांटेक्ट में आने से, तो उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़। एग्जांपल्स ऑफ सच डिजीज़ इंक्लूड, कौन कौन से डिजीज़ में कौन कौन से डिजीज़ आती हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ में? कोलेरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है एंड ट्यूबरक्लोसिस। यानी ये ऐसे डिजीज़ हैं अगर किसी एक पर्सन को है, कोई दूसरा पर्सन उसके पास जाकर बैठेगा तो एयर की हेल्प से आ जाएंगी। उसका झूठा पानी पिएगा तो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसका झूठा खाना खाएगा तो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। या उसके कॉन्टैक्ट में यानी उसे टच करेगा, उसे कुछ भी करेगा तो भी उसमें वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन सी होती है इसके एग्जाम्पल। कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। When a person suffering from a common cold sneezes, हाँ जी, ट्रांसफ़र होती कैसे हैं ये भी देखिए। एयर में, एयर की हेल्प से कैसे ट्रांसफ़र होती हैं? जब मान लीजिए किसी पर्सन को कॉमन कोल्ड हुआ है, ठीक है, और उसने स्नीज़ की मीन्स छींक की। फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर। जब उसने छींका तो बहुत छोटी 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 ड्रॉपलेट्स निकलती हैं मुँह से जब वो छींकता है। उन छोटी छोटी ड्रॉप्स में थाउजेंड्स ऑफ वायरस यानी बहुत ज़्यादा वायरस प्रेजेंट होते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। और वही वायरस किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में चला जाएगा थ्रू एयर, सांस लेने की वजह से, और फिर क्या होगा? जो पर्सन है हेल्दी पर्सन वो भी क्या हो जाएगा? इन्फेक्टेड हो जाएगा, वो भी, उसकी भी इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microorganism। कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो इन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने साथ कैरी करते हैं यानी अपने साथ लेकर आते हैं, यानी कैरियर की तरह काम करते हैं उनका। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। जी, उनमें से एक एग्जाम्पल है क्या? हाउस फ्लाई। क्या होता है? द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। हाउस फ्लाई किसको कहते हैं पहले बताइए? मक्खी को। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। ये जो फ्लाइज होती है क्या करती हैं? कूड़े में, गंदी जगहों पर बैठती हैं। और एनिमल एक्सक्रीटा ये मीन्स एनिमल्स की जो पॉटी होती है उन पर बैठती हैं।
पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज़, और जो पैथोजन होते हैं मीन्स जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं जब वो जाकर वहाँ बैठती हैं। तो व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजन, फिर यही फ्लाइज जब आकर हमारे बिना ढके हुए फूड पर आकर बैठ जाएंगी, हमारे खाने पर आकर बैठ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे खाने को जो पैथोजन था वो ट्रांसफ़र कर देंगी, जो अपने साथ चिपका कर पैथोजन लेकर आई थी, यानी जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने साथ लेकर आई थी वो हमारे खाने पर छोड़ देंगी। हुएवर ईट्स द कंटेमिनेटेड फूड इज़ लाइकली whoever eats the contaminated food is likely to get sick, और जो भी फिर उस खाने को खाएगा वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पैथोजन पहुंच जाएंगे, और पैथोजन ही वही होते हैं जो कि किसी भी ह्यूमन, एनिमल या प्लांट की बॉडी के अंदर क्या करते हैं, डिजीज़ पैदा करते हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड, सो ये एडवाइस दी जा रही है कि हमें अपने खाने को हमेशा कवर्ड यानी कि ढक कर रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड, और जो फूड हमारा ढका हुआ नहीं है, जो भी फूड आइटम हमारा ढका हुआ नहीं रखा है उसको नहीं खाना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर, एक और एग्जाम्पल दिया है कैरियर का। एक एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, हाउस फ्लाई। अब दूसरा एग्जाम्पल दिया है इज़ द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो, जी फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो क्या करती है, ये मलेरिया के पैरासाइट को लेकर आती है, ठीक है, यानी किसको लेकर आती है, मलेरिया प्लाज्मोडियम। ये अपने साथ जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो होती है ये क्या करती है, ये प्लाज्मोडियम को कैरी कर लाती है, यानी कि प्लाज्मोडियम जिससे क्या होता है, मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया का पैरासाइट मीन्स जिससे मलेरिया होता है। एक बार फिर से समझिए, जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो होती है ये अपने साथ एक पैरासाइट को लेकर आती है जो है प्लाज्मोडियम, यानी ये क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो इसे अपने साथ लेकर आती है और प्लाज्मोडियम की वजह से क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल हमें दे रखा है, फीमेल एडीज़ मॉस्क्यूटो। फीमेल एडीज़ मॉस्क्यूटो जो होती है ये भी कैरियर की तरह काम करती है। किस चीज़ का कैरियर करती है, डेंगू वायरस। ये क्या चीज़ लेकर आती है अपने साथ, क्या चीज़ चिपका कर लेकर आती है, डेंगू वायरस, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है। जी, मच्छरों से दो बीमारियां होती हैं। जब फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो अपने साथ प्लाज्मोडियम लेकर आती है तो उसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। फिर वो हमारे काटती है और उस प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी में छोड़ देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मलेरिया। और जो फीमेल एडीज़ मॉस्क्यूटो होती हैं ये क्या चीज़ लेकर आती है अपने साथ, डेंगू वायरस लेकर आती है। जब वो हमारे बाइट करती है, हमारे काटती है तो क्या होता है, डेंगू वायरस वो हमें बॉडी में छोड़ देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है। यानी कि जो मलेरिया है और जो डेंगू है दोनों किसकी वजह से होता है, मच्छरों की वजह से होता है। मच्छरों की वजह से, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो की वजह से मलेरिया और फीमेल एडीज़ मॉस्क्यूटो की वजह से डेंगू वायरस। जी हाँ, मॉस्क्यूटो भी कौन से वाले, मॉस्क्यूटो में दोनों फीमेल हैं। देखिए, यानी कि मेल मॉस्क्यूटो हमें क्या नहीं करते, बीमार नहीं करते हैं। कौन से मॉस्क्यूटो बीमार करते हैं, फीमेल। मीन्स कौन सी मॉस्क्यूटो बीमार करती हैं, कौन, फीमेल मॉस्क्यूटो। कौन कौन सी, एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो मलेरिया करती हैं और एडीज़ मॉस्क्यूटो डेंगू वायरस हमारी बॉडी में छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है। आगे देखते हैं, ऑल मॉस्क्यूटो ब्रीड इन वाटर। जो मॉस्क्यूटो होते हैं ये कहाँ पर ब्रीड करते हैं, यानी कहाँ पर अपने जैसे और मॉस्क्यूटो बनाते हैं, कहाँ पैदा होते हैं, पानी में। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्टेड एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। इसका मतलब है किसी को भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखना चाहिए, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम के लिए पानी भरकर नहीं रखना चाहिए। कूलर में हो, टायर में हो, फ्लावर पॉट में हो या किसी भी चीज़ में पानी भरकर नहीं रखना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्क्यूटो फ्रॉम ब्रीडिंग। अगर हम अपना सराउंडिंग साफ़ और सूखा रखेंगे तो मॉस्क्यूटो ब्रीड नहीं कर पाएंगे, मॉस्क्यूटो और मॉस्क्यूटोज़ नहीं बना पाएंगे, यानी मच्छर और नहीं बन पाएंगे। जी, आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें दे रखी हैं सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ दे रखी हैं जो कि किसकी वजह से होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी डिजीज़ किसकी वजह से होती हैं। जी, ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। कैसे होती है, एयर मीन्स जो हम सांस लेते हैं उसकी वजह से होती है। मीजल्स किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है, ये भी एयर के कांटेक्ट से होती है।
चिकन पॉक्स ये कैसे होती है, वायरस से होती है, या तो ये एयर से होती है या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से होती है। पोलियो कैसे होती है, ये भी एक वायरस से होती है, या तो ये एयर से होती है या किसी कंटेमिनेटेड पर्सन के झूठे पानी से होती है। ठीक है, और ये चारों डिजीज़ जो हैं ह्यूमन डिजीज़, इनको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रिवेंटिव मेजर्स जनरल, यानी कि किस तरह से इनसे बचा जा सकता है। कीप द पेशेंट इन द कंप्लीट आइसोलेशन, जिस पेशेंट को ये हुई हैं बीमारियाँ कौन कौन सी, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो, उसको पूरे कंप्लीट आइसोलेशन में रखना, मीन्स ना कोई उसके पास जाए ना वो किसी के पास जाए। कीप द पर्सन बिलोंगिंग टू द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, जो इन्फेक्टेड पर्सन की ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो दूसरे लोगों से अलग कर दी जाएँ, यानी उसके खाने पीने के बर्तन अलग कर दिए जाएँ, और भी जो भी उसके पर्सनल बिलोंगिंग्स यानी उसकी जो भी काम की चीज़ें हैं वो दूसरे लोगों से अलग कर दिए जाएँ। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, और एक सही वक्त पर वैक्सीनेशन करवाना भी ज़रूरी होता है इन डिजीज़ के लिए। ठीक है, मीन्स इन डिजीज़ के लिए एक एज में, यानी कि अगर पहले ही वैक्सीनेशन करा लिया जाए तो ये डिजीज़ नहीं होती हैं। आगे देखते हैं जी। कोलेरा कैसे होती है, बैक्टीरिया से होती है। टाइफॉइड बैक्टीरिया से होती है। कैसे होती है कोलेरा, कंटेमिनेट मतलब किसी इन्फेक्टेड पर्सन का झूठे वाटर से या फूड से। टाइफॉइड कैसे होती है, ये भी वाटर से होती है। इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंशन मेजर्स देखते हैं। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, अपनी मतलब साफ़ सफाई करनी चाहिए और अच्छी साफ़ सुथरी आदतें बनानी चाहिए। कंज्यूम प्रॉपर कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको अच्छे से पका हुआ खाना खाना चाहिए और उबला हुआ पानी पीना चाहिए। उसके अलावा वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है। वैक्सीनेशन जी, एक डिजीज़ है हेपेटाइटिस ए। अब क्या है डिजीज़, हेपेटाइटिस ए, ये वायरस की वजह से होती है और कैसे कॉज होती है, वाटर से। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, इसमें क्या करना चाहिए, अगर डिजीज़ हो जाए तो उबला हुआ पानी पीना चाहिए और वैक्सीनेशन तो कराना ज़रूरी है ही। मलेरिया कैसे होती है, प्रोटोजोआ, जी अभी हमने पढ़ा था मलेरिया कैसे होती है, प्लाज्मोडियम से, और हमने क्या पढ़ा था डेंगू वायरस, वो दोनों काय में आते हैं, प्रोटोजोआ में आते हैं। और ये मलेरिया होता कैसे है, मॉस्किटो से होता है, मच्छरों से होता है। यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रिपेल नेट्स, हमें क्या करना चाहिए, मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए, और रिपेल नेट्स यानी कि फॉर एन एग्जांपल ऑल आउट वगैरह होते हैं उनका। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, और हमें अपने चारों तरफ सराउंडिंग में, मीन्स हमें अपनी सराउंडिंग में कहीं भी पानी इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए जिसकी वजह से और ज़्यादा मच्छर पैदा हो, इसलिए हमें पानी इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। आगे देखते हैं। Some of the common diseases affecting humans, their mode of transmission and few general methods prevent, जी हमने टेबल पढ़ लिया है। आगे देखते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, जी अभी हमने क्या पढ़ेंगे, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स में तो हमने पढ़ ली कौन कौन सी डिजीज़ कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। अब एनिमल्स में भी डिजीज़ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स, कुछ काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ ना कि ह्यूमन बींग्स और प्लांट में डिजीज़ करते हैं बल्कि एनिमल्स में भी डिजीज़ करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल दे रखी है यहाँ पर, एंथ्रेक्स, क्या चीज़, एंथ्रेक्स, अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, ये एक बहुत ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ है जो ह्यूमंस में भी होती है और कैटल्स मीन्स गाय भैंस वगैरह जो होती हैं उनमें भी होती है। और किसकी वजह से होती है डिजीज़, होती बैक्टीरियम की वजह से। फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस, एक डिजीज़ है फुट एंड माउथ, ये कई में होती है, कैटल्स में होती है, किसकी वजह से, वायरस की वजह से। दो डिजीज़ देख ली हमने एनिमल्स में, कौन कौन सी, एंथ्रेक्स और दूसरी है फुट एंड माउथ। जी ये एंथ्रेक्स है ये ह्यूमन और कैटल दोनों में होती है, पर जो फुट एंड माउथ है वो सिर्फ कैटल में होती है। एंथ्रेक्स जो है वो कई की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से, और जो फुट एंड माउथ है वो होती है वायरस की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, जी डिजीज़ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट में डिजीज़ करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज एप्पल एंड अदर्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। द डिजीज़ रिड्यूसेस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, जो अगर मान लीजिए किसी क्रॉप को अगर मान लीजिए डिजीज़ लग जाती है तो क्या होता है, इसकी वजह से क्रॉप कम
कम उगती है, क्रॉप कम उगती है, कम यील्ड होती है, कम बनती है क्रॉप। सी टेबल 2.2 फॉर सम प्लांट डिजीजेज दे कैन बी कंट्रोल बाय। चलिए टेबल 2.2 देखते हैं कौन कौन सी डिजीज दे रखी हैं जी। सिट्रस कैंकर पहली प्लांट डिजीज दे रखी है हमें, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर ये किसकी वजह से जी, पहली प्लांट डिजीज दे रखी है हमें सिट्रस कैंकर। ये किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। और ट्रांसमिशन क्या है इसका? मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर, यानी प्लांट जब एयर लेते हैं तो उसकी हेल्प से वो उसकी वजह से अंदर चली जाती है। दूसरी है रस्ट ऑफ वीट, ये किसकी वजह से होती है? फंजाई की वजह से। एयर और सीड, या तो एयर की वजह से होती है या फिर अगर इन्फेक्टेड सीड हमने लगाई है तो फिर उसकी वजह से होती है। ठीक है, दूसरी है येलो विन मोजाइक ऑफ भिंडी, जिसको कहते हैं ओकरा, इस डिजीज़ को। ये भी वायरस की वजह से, ये वायरस की वजह से होती है। और ये कैसे होती है? इंसेक्ट की वजह से होती है, मीन्स इंसेक्ट की हेल्प से होती है जी। आगे देखते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग, यानी कि जहरीला खाना। फूड पॉइजनिंग, खाने में जहर बन जाना। चलिए देखते हैं फूड पॉइजनिंग। बूझो वॉज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड्स टू अ पार्टी एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ्स। बूझो को उसकी दोस्त ने एक पार्टी में बुलाया और उसने बहुत सारे वहाँ पर खाना खाया। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्ट वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल। जब वो अपने घर पहुँचा तो उसको वहाँ पर वॉमिट यानी कि उल्टियाँ होने लगी और फिर उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर ने बताया कि ये कंडीशन फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। क्या होता है फूड पॉइजनिंग? देखते हैं। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग उस खाने को खाने से होती है जिसमें कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे हुए होते हैं, यानी कि खाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे और बूझे ने उस खाने को खा लिया और वो बीमार हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन अवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खाने में पैदा हो जाते हैं वो कभी कभी जहरीले सब्सटेंस बन जाते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। और इसकी वजह से क्या होता है? बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी या फिर डेथ भी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए हमें अपने फूड को प्रिजर्व करना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़राब होने से बचाना चाहिए, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगने से बचाना चाहिए। कैसे कर सकते हैं हम अपने फूड को प्रिजर्व जी? देखते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन, मींस फूड पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगने से कैसे बचा सकते हैं, हम फूड को कैसे ख़राब होने से बचा सकते हैं। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न अबाउट द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। चैप्टर 1 में अभी हमने पढ़ा था कि किस तरह जो ग्रेन्स हमने उगाए थे उसको हमने किस तरह से स्टोर करा था, किस तरह से प्रिजर्व करा था। ठीक है, हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। पर वो तो हमारे ग्रेन्स से कच्चा फूड था जो कि स्टोर हो गया था एक लार्ज स्केल पर भी, पर लेकिन जो हमारा पका हुआ खाना होता है उसको कैसे प्रिजर्व करें, ख़राब होने से कैसे बचाएं। चलिए, यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। अगर मान लीजिए ब्रेड का हम यूज़ ना करें, उसको हम रखा रहने दें किसी मॉइस्चर की प्लेस पर, तो उस पर क्या होगा? उस पर फंगस अटैक कर देगा और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर आ जाएगा, फंगस, और फिर वो कैसा हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड आइटम्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट। जो हमारा ऐसा फूड जो कि ख़राब हो जाता है, ख़राब खाना, उसमें से स्मेल आती है और उसका टेस्ट भी बहुत बेकार हो जाता है। एंड चेंज द कलर, और कलर भी अलग हो जाता है। इस स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। आगे देखते हैं। पहेली बाउट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर फ्यू डेज। पहेली मैंगो लेकर आई और कुछ दिन तक वो उन्हें खा नहीं पाई। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन। उसने देखा कि उसके जो मैंगोज थे वो कैसे हो गए? ख़राब हो गए और सड़ गए। बट शी नोज दैट द मैंगोज पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर लॉन्ग टाइम। पर उसने ये बात भी देख रखी थी कि उसकी ग्रैंड मदर आम का, मैंगो का अचार जो बनाती थी वो तो बहुत लंबे समय तक ख़राब नहीं होता था, फिर ये मैंगो कैसे 2-3 दिन में ख़राब हो गया। शी इज़ कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज़ हो गई। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन अवर होम्स, वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए पढ़ते हैं कुछ इस तरह के मेथड के बारे में जिसमें कि बताया गया है कि किस तरह हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, मीन्स बचा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचा सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं।
जी, सबसे पहला मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड देखते हैं। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जी, सॉल्ट जो होता है और जो खाने में पड़ने वाला तेल होता है वो, ये क्या है, कॉमन केमिकल्स हैं जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनको प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। सॉल्ट और एडिबल ऑयल क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हुई है या नहीं, इसीलिए इनको प्रिजर्वेटिव कहते हैं। किसको, सॉल्ट को और एडिबल ऑयल को। ठीक है, वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव हमारे अचार में डालते हैं ताकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ना हो सके। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, जी दो हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं केमिकल मेथड के। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव, ये दो कॉमन प्रिजर्वेटिव हैं। ठीक है, These are used in jams and squashes to check their spoilage, ये काय में यूज़ होते हैं, जैम्स में और स्क्वैशेस में यूज़ होते हैं। जी, सेकंड प्रिजर्वेटिव है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से किस तरह प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, कॉमन सॉल्ट मीन्स नमक। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। कॉमन सॉल्ट से मीट और फिश को प्रिजर्व किया जाता है, मीन्स गोश्त को और मछलियों को प्रिजर्व किया जाता है बहुत पुराने समय से। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जी, जो हमारा मीट है या हमारी फिश है उस पर हम क्या कर देते हैं, नमक डाल देते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करने के लिए। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टर्मरिंड। जी, आंवला है, कच्चे आम है या फिर टर्मरिंड है, इन चीज़ों के लिए भी सॉल्ट का यूज़ किया जाता है, इन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए भी। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। चीनी से किस तरह प्रिजर्वेशन होता है, जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। जैम्स, जेलीज और स्क्वैशेस जो होती हैं ये कैसे प्रिजर्व्ड होती हैं, ये तीनों चीज़ें होती हैं प्रिजर्व्ड शुगर से। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। शुगर क्या कर देती है, मॉइस्चर को कम कर देती है, मीन्स गीलेपन को कम कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया फूड को ख़राब नहीं करता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को ख़राब नहीं कर पाते। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। जी, ऑयल और विनेगर से किस तरह प्रिजर्वेशन होता है, यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। जी, प्रिजर्वेशन, जो अभी उस पहेली की नानी थी उनका अचार सालों साल ख़राब नहीं होता था, वो क्यों नहीं होता था, ऑयल की वजह से ही। मीन्स ऑयल का या फिर विनेगर का यूज़ करके हम अचार में डालेंगे तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, मीन्स ऑयल या विनेगर की वजह से अचार में क्या नहीं होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, मीन्स किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। वेजिटेबल यानी सब्जियां, फल, मछली, गोश्त, ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, इसी मेथड से प्रिजर्व होती हैं, मीन्स ऑयल से ही प्रिजर्व की जाती हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। जी, अगर हम अपने खाने को ठंडा या गर्म ट्रीटमेंट दे दें तो वो ख़राब नहीं होने का है। कैसे, यू मस्ट हैव बीन ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। आपने देखा होगा आपकी मम्मी मिल्क को उबालती हैं, मीन्स उसको लेकर रखने से पहले उसको उबालती हैं। क्यों, बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसको उबालने से क्या हो जाता है, मीन्स उसको गर्म करने से क्या हो जाता है, उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन रेफ्रिजरेटर। इसी और हम अपने जो हमारा खाना होता है, ये जो बॉइल्ड होकर मिल्क जब वो ठंडा हो जाता है तो हम इन चीज़ों को कहाँ रखते हैं, अपने रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। हम अपने बचे हुए खाने को कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। टेम्परेचर कम होने की वजह से, यानी कि ठंड में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाती है हमारे खाने में। मीन्स हीट गरम करके हम गरमाई से कैसे अपने फूड को बचा सकते हैं, मिल्क को जब बॉईल करते हैं तो उसके सारे बैक्टीरिया और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें वो मर जाते हैं। हीट से हमने इस तरह बचाया। कोल्ड यानी कि ठंड से कैसे बचा सकते हैं अपने फूड को, जो भी हमारा बचा हुआ खाना होता है उसे हम कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्यों, रेफ्रिजरेटर में ठंड होती है, कोल्ड होता है एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से हमारे फूड पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लग पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes। जी, जो पेस्चराइज्ड मिल्क होता है वो हम बिना उबाले भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें माइक्रोब नहीं होते। क्यों नहीं होते? द मिल्क इज़ हीटेड अबाउट 70 डिग्री फॉर 15 to 30 सेकेंड। सबसे पहले जो मिल्क होता है उसको गर्म किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए, एंड देन सडनली चिल्ड, और फिर एकदम अचानक से उसको ठंडा किया जाता है, एंड स्टोर्ड, और फिर उसको स्टोर किया जाता है, मीन्स रखा जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा करने से उसमें माइक्रोब की ग्रोथ से वो प्रिवेंट रहता है, बचा रहता है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पेस्चर। जी, ये प्रोसेस किसने डिस्कवर करा था? लुइस पेस्चर ने। इज कॉल्ड पेस्चराइजेशन। जी, इसी को ये कहते हैं पेस्चराइजेशन। मीन्स मिल्क को माइक्रोब फ्री बना दिया। ये क्या करा है हमने? पेस्चराइजेशन करा है। कैसे करा है? मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पर हीट करा और 15 से 30 सेकेंड के लिए, फिर उसको अचानक से चिल्ड कर स्टोर कर लिया। इस प्रोसेस को कहते हैं पेस्चराइजेशन। और ये किसने डिस्कवर किया था? साइंटिस्ट का नाम है लुइस पेस्चर। क्या है? लुइस पेस्चर। आगे देखते हैं। जी, स्टोरेज एंड पैकिंग। जी, स्टोरेज और पैकिंग जब हम करते हैं किसी चीज़ की पैकिंग, जब पैकिंग में भी हम फूड को किस तरह क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं। चिप्स के पैकेट कि जो कितने कितने दिन तक चिप्स उसमें पड़े रहते हैं फिर भी वो ख़राब क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स। जी, आजकल क्या होता है, जो फ्रूट्स होते हैं या फिर जो वेजिटेबल्स होती हैं वो सील करके बिल्कुल एयर टाइट पैकेट में बेची जाती हैं टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब, ताकि माइक्रोब अटैक ना कर पाए। मीन्स एयर भी ट्रांसफ़र नहीं होती उसमें, बिल्कुल सील कर देते हैं एयर टाइट। ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम। जी, एक बैक्टीरिया के बारे में तो आपने पढ़ा है, इसका नाम भी सुना है, राइजोबियम। इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। ये क्या करता है? जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं यानी पल्सेस के जो प्लांट होते हैं दालों के, उनमें क्या करता है? ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। ये जो क्या बोलते हैं राइजोबियम होता है, ये कहाँ पर रहता है? लेग्यूमिनस प्लांट की रूट की नोड्यूल्स में, यानी कि लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों के नोड्यूल्स में रहता है। क्या? राइजोबियम बैक्टीरिया सच एज बीन्स एंड पीज विद विच इट हैज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और जो क्या बनाता है? मीन्स एक बार फिर से समझिए, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स की नोड्यूल्स में रहता है और जिस लेग्यूमिनस प्लांट के साथ क्या करता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। कैसे? जो प्लांट होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? इसे शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने के लिए जगह देता है, फूड देता है, ये सारी चीज़ें देता है। और बदले में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये उस प्लांट को क्या देता है? लेग्यूमिनस प्लांट को क्या देता है? ये देता है क्या? नाइट्रोजन। ठीक है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर सॉइल में उसके कंपाउंड फॉर्म कन्वर्ट कर देता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है रूट नोड्यूल्स में लेग्यूमिनस प्लांट की। कभी कभी ऐसा होता है लाइटनिंग की वजह से भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। बट यू नो दैट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जी, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेके उसमें सॉइल में को कन्वर्ट कर रहा है, यानी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में भेज रहा है, या फिर लाइटनिंग की वजह से सॉइल में को आ रही है जो नाइट्रोजन है, तो इसकी वजह से तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कम होती रहनी चाहिए, पर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में हमेशा कांस्टेंट रहती है, मींस कभी कम नहीं होती। क्यों? आगे देखते हैं। ये हमें बताया गया है नाइट्रोजन साइकिल में। क्या में? नाइट्रोजन साइकिल में। चलिए पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल में हमें क्या बताया गया है। आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन की गैस है। ठीक है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स। नाइट्रोजन एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ये प्रोटीन का, क्लोरोफिल का, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन, इन सब चीज़ का पार्ट होता है। द
नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स और एनिमल्स। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि प्रोटीन का और क्या बोलते हैं विटामिन्स का, अमाइनो एसिड का, इन सब चीज़ों का पार्ट होती है। तो जो प्लांट और एनिमल हैं जब उन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी तो वो एयर में से तो नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं खुद। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। जी, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर और उसको क्या करते हैं कंपाउंड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन को। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? एक तो अभी हमने पढ़े थे कुछ बैक्टीरिया, अभी एक तो हमने पढ़े थे कौन से, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। और दूसरे होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे या ब्लू ग्रीन एल्गे। कुछ बैक्टीरिया जिसमें आते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे, यही क्या करते हैं एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर उसको कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द यूजेबल कंपाउंड इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम। जब नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दी यानी कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दी, अब वो सॉइल में आ गई है, अब क्या होगा सॉइल में जब वो आ गई है तो जो उस पर प्लांट्स लगे हुए हैं वो उस नाइट्रोजन को यूज़ कर लेंगे, सॉइल में से उस नाइट्रोजन को यूज़ कर लेंगे। जी, जो अब कंपाउंड फॉर्म में जो नाइट्रोजन आ गई थी, यानी कि देखो क्या हुआ, एक बार फिर से समझो। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे, इन्होंने क्या करा एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करा और वो सिंपल फॉर्म की नाइट्रोजन कहाँ पर है इस वक्त? मिट्टी में आ गई है, सॉइल में आ गई है। अब उस सॉइल से हमारे प्लांट की रूट, हमारे जो प्लांट की रूट होती हैं वो मिनरल वगैरह लेती हैं सॉइल से, तो हमारे प्लांट की रूट ने सॉइल में से क्या ले ली? नाइट्रोजन ले ली और हमारे प्लांट को दे दी। प्लांट को तो नाइट्रोजन मिल गई, ठीक है। आगे देखते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। फिर प्लांट जो है उस नाइट्रोजन को यूज़ करेगा, सिंथेसिस में प्रोटीन बनाएगा या कुछ भी और कंपाउंड बनाएगा। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट गेट देयर प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। फिर क्या होगा, कुछ एनिमल आएंगे और उस प्लांट को खा लेंगे, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो प्लांट तोड़कर खा लें या फिर कोई और एनिमल हो जो आकर उस प्लांट को खा लेंगे और उस प्लांट का प्रोटीन भी खा लेंगे और उस प्लांट से नाइट्रोजन भी अपने अंदर को ले लेंगे। नाइट्रोजन अब कहाँ पहुँच गई है? एनिमल्स तक पहुँच गई है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into the nitrogenous compound to be used by plant again। जी, जब मान लीजिए जो प्लांट था, मान लीजिए वो प्लांट मर गया और जिस एनिमल ने उस प्लांट को आकर खाया था वो एनिमल भी मर गया। अब ये दोनों चीज़ें कहाँ पर हैं? मरी हुई हैं। अब क्या होगा मरी हुई हैं तो बैक्टीरिया और जो फंजाई हैं वो क्या करेंगे? उनको डिकम्पोज करेंगे, फिर उनके अंदर के जो भी क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने साथ लेकर सॉइल में छोड़ देंगे। मींस उनके अंदर जो नाइट्रोजन है वो भी अपने साथ ले लेंगे और सॉइल में आ जाएगी। नाइट्रोजन फिर से कहाँ पर आ गई है? प्लांट्स से और एनिमल्स से फिर से कहाँ पर आ गई है? नाइट्रोजन फिर से कहाँ आ गई है? सॉइल में आ गई है। अब आगे क्या होगा? सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस। जी, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं सॉइल में जो क्या करते हैं, जो वो नाइट्रोजन सॉइल में आ गई थी वापस, कुछ और बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उस नाइट्रोजन को जो सॉइल में आ गई है उसको वापस से एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो वापस से सॉइल में नाइट्रोजन आ गई है उसको फिर से क्या करते हैं? फिर से एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। विच गोज़ बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाती है नाइट्रोजन। एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर एंड लेस कॉन्स्टेंट। लगभग कॉन्स्टेंट रहती है, ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन की परसेंटेज जितनी एटमॉस्फेयर में है उतनी ही रहती है। एक बार इस साइकिल को से समझ लेते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले हमारे पास थी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्या थी? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो यानी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है 78% वो है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है मीन्स जो राइजोबियम होता है उसने क्या करा? नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, काय में? सिंपल फॉर्म में फिक्स कर दिया, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे ने कर दिया ये काम, ठीक है। फिर क्या होगा आगे? बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इंटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। जी, बैक्टीरिया ने क्या करा है? नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले तो उसको ले लिया, बैक्टीरिया ने क्या करा? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले ली, उसके बाद उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बैक्टीरिया ने या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे ने, किसी ने भी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जब उसको कन्वर्ट कर दिया
कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, फिर जो नाइट्रोजन का कंपाउंड था वो कहाँ पर आ गया, सॉइल में आ गया, मिट्टी में आ गया। अब जब वो सॉइल में आ गया तो सॉइल से प्लांट ले लेगी, प्लांट ले लेगा नाइट्रोजन, प्लांट ले लेता है सॉइल से नाइट्रोजन, अपटेक बाय प्लांट, प्लांट ने सॉइल से नाइट्रोजन ले ली। अब प्लांट ने नाइट्रोजन ले ली और उसने अपना प्रोटीन बनाया, नाइट्रोजन का यूज़ करा, जो भी करना था। प्लांट को आकर खा लिया किसी एनिमल ने, प्लांट को अगर खा लिया किसी एनिमल ने, अब एनिमल के पास आ गई नाइट्रोजन, एनिमल को भी नाइट्रोजन मिल गई, एनिमल ईट प्लांट, एनिमल ने प्लांट को खा लिया। फिर उसके बाद क्या होगा, जब वो एनिमल मर जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक करेंगे। फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें से वो ले लेंगे और मिट्टी में और सॉइल में आ जाएंगे वापस, यानी कि नाइट्रोजन भी ले लेंगे। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अभी हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। किस तरह से, जो भी मरे हुए जानवर या पौधे होते हैं उनके अंदर से जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं और फिर सॉइल में आ जाते हैं। वो मीन्स नाइट्रोजन को भी लिया और वापस से सॉइल में आ गए। अब नाइट्रोजन वापस कहाँ जाएगी, नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन ऑफ डेथ। जब डेथ के बाद जो नाइट्रोजन बची थी वो वापस से कहाँ आ गई है, सॉइल में आ गई है। वापस से कहाँ आ गई है, सॉइल में। जी देखो, इस तरह से चली नाइट्रोजन की साइकिल और वापस से कहाँ आ गई, नाइट्रोजन सॉइल में आ गई है। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सॉइल से नाइट्रोजन यानी कंपाउंड की फॉर्म में जो नाइट्रोजन होती है उसको लेते हैं। बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस फॉर्म, और उसको गैसेस की फॉर्म में बना देते हैं। नाइट्रोजन यहीं से निकली थी और वापस यहीं पर आ गई। मीन्स नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कम नहीं होती है, बस साइकिल चलती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है। और 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, तो वही रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, आई होप आप सबको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है एंड आई होप आप सबको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप सबका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। एंड अगर लेक्चर अच्छे से समझ में आया है सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।